हेलो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ममता ने कहा, दीदी आप ही का अच्छा है, कम से कम आपको घर की चार दीवारी में घुटना नहीं पड़ता है। पारो ने भी मुस्कुरा दिया, पर वो समझ रही थी कि ममता कुछ तो था जो छुपा रही है। खैर कोई ना, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, या फिर शायद छोटी माँ की वजह से परेशान होगी। मन ही मन ऐसा विचार कर पारो वापस मंदिर में ही जाकर बैठ गई और कुछ पत्तियाँ पड़ी थी वो मंदिर से हटाने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पारो की ज़िंदगी अभी भी हर रोज़ की तरह एक ही ढर्रे पर चल रही थी। इधर शिव के मन में नित्य प्रतिदिन कान्हा के लिए मोह उत्पन्न होने लगा था, और सिर्फ शिव ही नहीं बल्कि उसकी माँ रत्ना भी अब यही चाहती थी कि कान्हा उनके पास वापस आ जाए। रत्ना माँ को तो बस यही लगता था कि पारो की वजह से मेरा बेटा अकेला है, उसने दूसरी शादी नहीं की तो मैं भी पारो को उसके बेटे के साथ कभी नहीं रहने दूंगी, चाहे कुछ भी हो। कान्हा को मैं अपने घर लाकर ही रहूंगी, ये मेरा प्रण है। ऐसा सोचकर रत्ना माँ भरसक यही प्रयास करती थी कि शिव ज़्यादा से ज़्यादा समय कान्हा के साथ ही बिताए। एक दिन रत्ना माँ ने शिव से कहा कि बेटा ये कान्हा कब आएगा? उसके आते ही घर में रौनक लौट आती है, बड़ा ही प्यारा है ये कान्हा, मैं तो जब भी उसको देखती हूँ तुम्हारा बचपन याद आ जाता है। शिव भी मन ही मन फूला नहीं समा रहा था और बीच बीच में हाँ में हाँ मिलाया जा रहा था। रत्ना माँ, मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन के लिए उसे यहीं पर ले आओ, कुछ दिन हमारे साथ रहेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा और हमें भी मरते मरते कम से कम पोते का सुख मिल जाएगा। शिव पर मम्मी पारो को क्या कहेगा कान्हा, वो उसे हमारे साथ कभी नहीं रहने देगी। रत्ना माँ बोली हट करते हुए गुस्से से, देखो अब तुम्हें मेरी ये एक इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। हाँ, कान खोल कर सुन लो, तुम कहते हुए चली गई। शिव ने सोचा कि सही तो कह रही है माँ, आखिर उनका भी तो मन होता ही होगा, पर पारो बिचारी, वो तो कान्हा के ही सहारे जीवित है, कैसे मैं उसका बेटा उससे छीन लूँ। शिव बड़ी ही दुविधा में पड़ गया। अब देखना है कि शिव भी कान्हा को पाने के लिए कुछ भी करेगा या फिर पारो का साथ देगा। शिव को अपनी माँ की बातें बेचैन कर रही थी। वो समझ तो रहा था कि पारो का हृदय दोबारा से तार तार कर टूट जाएगा, पर इसमें गलत ही क्या है? आखिरकार मैंने इतना पैसा कमाया है, वो किसके लिए है? कोई तो वारिस चाहिए ना। और वैसे भी कान्हा को गरीबी ही तो झेलना पड़ रहा है। गरीबी के साथ साथ न जाने कितने ताने भी सुनने पड़ते होंगे। इतना पैसा किस काम का जो मेरे बेटे के काम ना आ सके? जो भी हो, एक गुनाह और सही, अब तो मैं भी अपने बेटे को ले आऊँगा, चाहे कुछ भी हो। शिव ने खुद से ही वादा किया। अगले दिन कान्हा हर रोज़ की तरह स्कूल के लिए तैयार हो गया। मम्मी मैं निकल रहा हूँ, बाय, कान्हा ने आवाज़ दिया। पारो, आय हाय मेरे जिगर के टुकड़े, आज बड़ी जल्दी तैयार हो गए, क्या बात है? आज आईने में शक्ल नहीं देखी क्या? कहते हुए पारो अपने बेटे को गले से लगाकर खिलखिलाकर दोनों ही हंसने लगे। कान्हा बाय कर परी के घर से परी को लेते हुए स्कूल के लिए चला गया। शिव जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर एक वर्कर को शॉप पर बिठाकर गंगा के उस पार पहुंच गया और बड़ी ही बेसब्री से अपने बेटे का इंतज़ार करने लगा। इधर कान्हा भी छुट्टी होते ही परी को घर जाने के लिए कहता है और खुद गंगा किनारे पर जा बैठा। अरे अंकल जी आप? कान्हा ने चौंकते हुए कहा। शिव, जी बेटा जी, ऐसा है कि मुझे आपकी बड़ी ही याद आ रही थी, बस इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना साहबजादे से मिल लिया जाए। कान्हा, देखिए अंकल जी, आप ना मेरे बालों को ना बिगाड़ा करिए, कितनी मेहनत से मैं अपने बाल बनाता हूँ। शिव को कान्हा की इस अदा पर बड़ा ही प्यार आया और वो गले लगाकर चूमने लगा। शिव सोचने लगा कि ऐसी ही थी पारो, उसे भी अपने बालों को संवारना पसंद था और मुझे खेलना बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। अच्छा बाबा सॉरी, नहीं बिगाड़ूंगा आपके बालों को, शिव हंसते हुए बोला। शिव,
ऐसा है बेटा जी, हमें आपसे कुछ कहना है, अगर आपकी इजाज़त हो तो कहें। कान्हा, क्या अंकल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको जो भी कहना है कहें। कान्हा ने भी बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया। शिव, कल आप हमारे घर चलेंगे। कान्हा, पर मम्मी से क्या कहूँगा। शिव, कह दीजिएगा कि दोस्त के घर जाना है। कान्हा, नहीं, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता हूँ, उन्होंने मेरे लिए बड़े ही दुख उठाए हैं, मैं उनको अब और धोखा नहीं दे सकता हूँ। शिव, वो भी सही कहा आपने, पर वो आपको मेरे घर पर नहीं आने देंगी तो। कान्हा, अगर आने देंगी तो ठीक है, वरना मैं नहीं आऊँगा। कान्हा ने थोड़ा सा उदास होते हुए कहा। शिव ने कहा, ठीक है, कल मैं आपकी इसी जगह पर प्रतीक्षा करूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आएंगे ज़रूर। कहते हुए कान्हा को गले से लगाकर उससे विदा ले लौट आया और कान्हा भी अपने घर की तरफ चल दिया। कान्हा को शिव के द्वारा कही गई बातें परेशान कर रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे अपनी मम्मी से बात करे, क्या कहे। वो पूछेंगे कि किस अंकल के पास जाना है तो फिर मैं क्या कहूँगा। न जाने कितनी ही बातें उसके दिमाग में चक्की की तरह घूम रही थी। पारो अपने बेटे की बेचैनी महसूस कर पा रही थी, अतः उसने कहा, कान्हा, तू परेशान काहे को है, जो भी कहना है कह दे। कान्हा उदास हो नीचे की तरफ देखने लगा और मौन रहा। पारो, क्या हुआ, आखिर मेरा और तुम्हारा रिश्ता ऐसा कब से हो गया बेटा कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह पा रहे हो। कान्हा ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। मम्मी, कैसे कहूँ, नहीं समझ आ रहा है। पारो कान्हा के बालों को संवारते हुए बोली। कहो, क्या बात है बेटा। कान्हा, मम्मी, मैं हर रोज़ गंगा किनारे पर एक अंकल जी से मिलने जाता हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने 2-4 दिन के लिए अपने घर बुलाया है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। पारो मौन थी, बस एकदम से मौन। कान्हा, मैंने तो कह दिया है कि मेरी मम्मी कहेंगी तो मैं ज़रूर आऊँगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। पारो, अच्छा तो ये बात है, ठीक है बेटा, मैं कल तक थोड़ा सा सोच कर बताती हूँ, तुम जाओ पढ़ाई करो, मैं बाद में बताती हूँ। पारो के माथे पर पसीना बहने लगा था और ये पसीना गर्मी की वजह से तो नहीं था, उसके मन का डर ही था जो पसीने के रूप में बाहर छलक पड़ा था। मुझे जिस बात का डर है, कहीं उसकी शुरुआत तो नहीं हो रही है, कान्हा मुझे छोड़ तो नहीं जाएगा। पारो के आंखों के सामने मानो अंधेरा सा छा रहा हो। उसका दिल धक धक कर रहा था, मानो कलेजे पर कुछ भारी सा रखा हो। मुंह सूखने लगा था उसका। फिर सोचने लगी कि आखिर कब तक मैं कान्हा को अपने पल्लू से बांधे रखूंगी। कान्हा मेरा है तो मेरा ही रहेगा, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा प्यार उसके लिए बेड़िया ना बन जाए। वो भी अब बड़ा हो रहा है, बाहर तो जाएगा ही, कब तक मैं उसे यूं ही कैद कर रखूंगी। पारो खुद को ही 1000 तरह से तसल्ली दिए जा रही थी, पर वो किसके बारे में बात कर रहा है, कौन है वो आदमी। ऐसे कोई गैर या अनजाना क्यों उसे अपने घर पर बुलाएगा। कहीं वो आदमी शिव तो नहीं है। नहीं, शिव तो कदापि नहीं होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं है कान्हा के बारे में। पारो अपने मन में ही सोचती है कि छोटी माँ के तीखे तीखे स्वर कानों में गूंज पड़ी और पारो अपने ख्याली दुनिया से बाहर लौट आई। छोटी माँ, हे भगवान, तू तो मेरे सामने दिख जाती है तो मेरा पूरा दिन ही बिगड़ जाता है। पारो बोली, छोटी माँ, कम से कम अब आपकी उम्र हो गई है ना, तो आप अपना ध्यान मुझ पर से हटाकर पूजा पाठ में लगाइए ना, क्यों आप मेरे चक्कर में अपना खून जलाती हैं। छोटी माँ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर न जाने क्या क्या कहने लगी थी। पारो के लिए सहना मुश्किल हो गया था, तो वो वहाँ से हट गई और सोचने लगी कि मैं तो बचपन से ये सब ताने सुनती और सहती भी आई हूँ, फिर भी मेरे लिए असहनीय हो जाता है। पर बेचारा कान्हा, उसके मन पर क्या बीतता होगा। यही सब सोचकर पारो ने फैसला किया कि कान्हा को भेज देगी ताकि वो कुछ दिन खुशी से और शांति से रह लेगा। अगले दिन कान्हा के कुछ भी पूछने से पहले ही पारो ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी और बोली, बेटा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, तुम्हें देखकर ही जीवित हूँ। ज़्यादा समय न लगाना, जल्दी ही वापस लौट आना। पर हाँ, जिनके पास जा रहे हो
उनकी कोई निशानी तो लाना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे बेटे को इतना प्यार कौन कर सकता है। कान्हा ने भी खुश हो अपनी मम्मी को गले से लगाया और बाय कर चला गया। पारो को ऐसा लग रहा था कि मानो कान्हा किसी और से नहीं बल्कि शिव से ही मिलने जा रहा हो, और वो इस बात से परेशान भी थी और थोड़ी उम्मीद भी थी कि शायद कान्हा की वजह से ही शिव उसे भी लेने आएंगे। शायद उसका इंतज़ार अब खत्म हो जाए। पर क्या शिव कान्हा को अपनाएंगे? क्या शिव कान्हा के नंद बाबा बन पाएंगे? जो भी हो, अब तो मेरा वजूद कान्हा से ही है। अगर वो उसे अपनाए तो ठीक है, नहीं तो मेरा और उनका रिश्ता तो पहले से ही खत्म हो गया है। जो बचा है शायद वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि रत्ना माँ कान्हा को कभी भी नहीं अपना बना सकती हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है। पारो अपने ही मन में उठ रहे सवालों और विचारों से युद्ध लड़ रही थी। शिव चाहता तो अभी भी पारो को ला सकता था, पर नहीं, अभी भी उसकी मर्दानगी आड़े आ रही थी। उसे लगता था कि उसके बिना पारो रह सकती है। एक औरत होकर तो भला मैं क्यों नहीं, मैं तो मर्द हूँ। पारो को खुद पर गुरूर है, जो वो वापस ना आ सकी तो मैं भला क्यों जाऊँ उसे लेने। बस यही एक सोच को शिव नहीं त्याग पाया, बाकी सब कुछ त्याग दिया। ऐशो आराम की जिंदगी त्याग कर एक सादा जीवन वो भी व्यतीत कर रहा था। पारो के जाने के बाद से ही उसने अपने कमरे में ताला लगा दिया था। प्यार इतना था दोनों में, एक दूसरे की फिक्र भी थी, लेकिन एक अपने स्वाभिमान को पाल रही थी तो दूसरा अपने अभिमान को पाल रहा था। शिव भोर होते ही तड़के उठ गया था और रत्ना माँ को भी पता था कि आज उनका पोता आ रहा है। मानो खुशी से पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। अरे ओ कमला, खाने में आज कचौरी, दही, जलेबी, कटहल की सब्जी, मालपुआ बनेगा। रत्ना माँ खनकती हुई आवाज़ में अपने खाना बनाने वाली से कह रही थी। कमला को बड़ी हैरानी हुई उनका ये रूप देखकर। कहाँ तो हमेशा ही नीम की भांति कड़वा ही बोलती थी, आज ऐसा क्या हुआ जो बड़ी ही शहद टपक पड़ा है इनके मुंह से। बहुरानी को तो गए काफ़ी साल बीत गया है, वो तो आने से रही, फिर कौन है जिसके आने से ये कौवी मैया अचानक से कोयल बन गई। चल कमला, पूछ ही ले अपने मन की बात मालकिन से। गोल गोल आंखें घुमाते हुए बोली। अरे वाह, आज कोई आ रहा है क्या मालकिन? आप बहुत ही खुश हैं, कोई खास बात है क्या? हाँ है, कोई आएगा तब मिल लेना, बड़ी ही इतराते हुए रत्ना माँ बोली। शिव की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका तो जैसे एक एक मिनट एक घंटे के बराबर कट रहा था। उसने कान्हा का एक अलग कमरा तैयार करवा दिया था, उसमें ज़रूरत की सभी चीज़ें रखवा दिया था ताकि कान्हा को किसी भी चीज़ की कमी ना लगे। उसका दिल खुशी से झूम उठा था। शाम होने से पहले ही शिव गंगा किनारे पहुंच गया और कान्हा का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करने लगा था। शिव गंगा जी के घाट पर बेचैन हो कर इधर उधर टहल रहा था और बार बार कान्हा की राह ताक रहा था। बीच बीच में उसकी नज़र अपनी कलाई पर मौजूद घड़ी पर जा रही थी। आह, चलो कम से कम मेरा इंतज़ार तो खत्म हुआ। आ गया मेरा राजा बेटा, शिव खुशी से झूमते हुए कहा। कान्हा भी भागकर शिव के गले से जा लगा। शिव ने कहा, और हीरो, कैसे हो मेरी जान? कान्हा के बालों से खेलते हुए कहा। कान्हा, ओहो अंकल जी, आप मेरा बाल बिगाड़ देते हो। न जाने कितनी मेहनत से मैं अपने बालों को संवारता हूँ, इधर आप बिगाड़ते हो, उधर मेरी मम्मी भी बिल्कुल आप ही की तरह मेरे बालों से खेलती रहती है। न जाने क्या मिलता है आप दोनों को ये करने में, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हो। कान्हा एक सुर में कहे जा रहा था। शिव ने जैसे ही कान्हा को ये कहते सुना कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हो, तो उसके पूरे बदन में सरसराहट सी दौड़ पड़ी थी। उसे ये शब्द बार बार सुनने का मन हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पारो उसके बिल्कुल पास ही है। उसने सोचा कि हाँ, कान्हा बिल्कुल सही तो कह रहा है, हम दोनों एक जैसे ही तो हैं, तभी तो प्यार शिद्दत से करते हैं और जुदाई भी शिद्दत से निभा रहे हैं। शिव कान्हा को लेकर घर आ गया, जहाँ पर रत्ना माँ आरती की थाल पहले से ही सजाए हुए थी। कान्हा के लिए तो ये सब कुछ सपने जैसा था। उसे हैरानी हो रही थी कि ये सब उसे इतना प्यार क्यों दे रहे हैं। जो भी हो, मुझे तो यही अपनापन और स्नेह चाहिए था। रत्ना माँ ने आरती की थाली को साइड में रखा
और कान्हा को अपने कलेजे से लगा ली और बोली, मेरा राजा बाबू कितना प्यारा है, कहते हुए गले लगाकर भावुक हो गई थी। कान्हा ने कहा कि दादी जी, क्या आप मुझे जानती हैं? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, भला कोई भी दादी अपने अरे अरे मम्मी, कमाल है करती हो आप भी। बेचारा बच्चा सुबह से थका मंदा भूखा प्यासा आया है और आप इसे खिलाने की बजाय न जाने क्या क्या कहे जा रही हो। बीच में ही अपनी माँ की बातों को काटते हुए शिव ने कहा। रत्ना माँ समझ गई थी कि शिव नहीं चाहता है कि कान्हा को कुछ भी पता चले, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो कान्हा को बताकर ही रहूंगी कि तुम ही इसके पिता हो। रत्ना माँ दृढ़ निश्चय करके बोली। शिव कान्हा को उसके कमरे में ले गया और बोला, ओए हीरो, ये है आपका कमरा। कान्हा की तो मानो आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोला कि ये मेरा कमरा है? शिव, तो और क्या? कान्हा भावुक हो गया और शिव के गले से लग रो पड़ा। शिव भी कान्हा को इस तरह से देखकर भावुक हो गया। रत्ना को तो मानो कोई कुबेर का खजाना मिल गया था। अपने पोते के आसपास ही घूमती और खूब प्यार लुटाती। कभी कहती बाबू ये खा लो, तो कभी कहती बाबू वो खा लो। कान्हा को इस तरह का प्यार तो कभी मिला ही नहीं था, जिसकी वजह से वो भी फूले नहीं समा रहा था। शिव कान्हा को अपनी शॉप पर भी ले गया। कान्हा ने देखा कि एक बहुत ही बड़ा ज्वेलरी का शोरूम है और 4-5 कर्मचारी भी है। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये अंकल तो बड़े ही पैसे वाले हैं, बहुत ही अमीर आदमी हैं। शिव मिठाई का डब्बा खोलते हुए कहा, लो भाई, तुम सब मिठाई खाओ, मेरा बेटा जो आया है। सभी बधाई देते हुए मिठाई खा रहे थे, साथ ही बातें भी कर रहे थे कि आज सर बड़े ही खुश हैं। कोई कहता कि बड़े दिनों के बाद हमने सर को मुस्कुराते देखा है, तो कोई कहता कि अरे सुना है इनकी पत्नी इनको छोड़ गई है, तो फिर ये बेटा कब पैदा हो गया भाई। खैर, हमें क्या करना है, फ्री में मिठाई मिली है सो खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा किसका है। कहते हुए आपस में ही मजाक उड़ाते हैं। इधर पारो की बेचैनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी। उसे अब कहाँ सुकून था, सब कान्हा अपने साथ जो ले गया था। पारो खुद को व्यस्त रखने के लिए सारा दिन काम करने लगी थी। जैसे तैसे शाम तो हो आई थी, पर पारो की बेचैनी घटने की बजाय और बढ़ रही थी। उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था मानो सांस लेने में भी दम सा घुट जा रहा है। मानो पारो अपने भाई के बच्चों में खुद को व्यस्त तो कर ली थी, पर कान्हा की यादें उसे और भी विचलित कर रही थी। हे गंगा मैया, न जाने मेरा बच्चा कैसा होगा, खाना खाया होगा कि नहीं, उसे मेरी याद भी आती होगी या फिर नहीं। याद तो आती ही होगी, आए भी क्यों ना, आखिर जब से मुझे मिला था तब से लेकर आज तक 1 सेकंड के लिए भी हम दूर नहीं हुए हैं। इसीलिए तो मेरा कलेजा बैठा जा रहा है और मुंह को आ रहा है। अभी न जाने कब आएगा मेरा लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा। जल्दी आजा कान्हा, अब तेरे बिना मेरा जीना मुश्किल सा हो रहा है, मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। इधर कान्हा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तो एक अलग ही दुनिया में जी रहा था, मानो कोई सपनों का शहर हो जैसे। पिता की तरह प्यार और दादी का दुलार, इन सब में वो तो पारो को भूल ही गया था जैसे। रात हो आई थी, सभी साथ साथ खाना खाए। खाने के बाद शिव अपने बेटे के साथ सोने चला गया। अपने बेटे का सर अपने कंधे पर रख कर सो रहा था। उसे आज मानो परम आनंद, परम सुख की अनुभूति हो रही थी। शिव को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कई वर्षों के बाद सोया था, या फिर यूँ कहे कि आज उसे बड़े दिनों के बाद पारो के अपने पास होने का भी एहसास हो रहा था। इधर कान्हा के न होने से पारो को बड़ी ही बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बस अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सोच रही थी कि हे गंगा मैया, बस किसी तरह से ये रात कट जाए तो अच्छा। न जाने क्यों आज नींद भी मुझसे रूठ सी गई है। नींद से क्या शिकायत करूं? कसूर तो उस चेहरे का है जो इसे अपने साथ ले गया। मेरा लाल कान्हा ही अपने साथ ले गया है। पारो सोचते हुए अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि पानी पी लूं तो शायद नींद भी आ ही जाएगी। यही सोचकर पारो रसोई घर की तरफ चल ही रही थी कि उसे ममता के रोने की आवाज़ सुनाई दी।
आवाज़ सुनकर पारो वहीं ठिठक कर रुक गई और सोचने लगी कि क्या ही करूं, सुनूं क्या कि क्यों ममता रो रही है, आखिर क्या हुआ है। पारो कोई फैसला ले पाती कि इससे पहले ही उसे उसके सौतेले भाई की आवाज़ सुनाई दी। वह बिना रुके बिना थके बस ममता को डांट रहा था और ममता चुपचाप सुन रही थी। उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, अगर आ भी रही थी तो बस सिसकियाँ। पारो न चाहते हुए भी रुक गई और ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या हुआ है जो ये इतना चिल्ला रहा है। आखिर ममता ने ऐसा क्या कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता के साथ ये रोज़ ही होता आ रहा है। पारो ने सोचा कि चलो कल सुबह ही ममता से बात कर लेगी, इस समय उससे बात करना ठीक नहीं होगा। ऐसा सोचकर पारो वापस अपने बिस्तर पर लेट गई। अब तक जो पारो कान्हा के ख्यालों में गुम थी, वो अब ममता के लिए चिंतित हो गई थी। उसे बार बार अपने भाई के कड़वे शब्द और ममता की सिसकियाँ ही याद आ रही थी। वो सोचती कि क्या ज़िंदगी है हम औरतों की, आंचल में ममता लिए हुए, आँखों में आंसू पिए हुए, सौंप दे जो पूरा जीवन, फिर भी क्यों आहत होता है उसका मन। आखिर कितना कुछ करती है ममता, खुद से ज़्यादा ध्रुव के लिए जीती आई है, फिर भी उससे क्या परेशानी है। बेचारी सारा दिन दौड़ती भागती रहती है, कभी सास के लिए तो कभी ससुर के लिए। बच्चों की तो जैसे सुपर हीरो है, एक बार जो उनके मुंह से निकला नहीं कि वो हाजिर कर देती है। सुंदर है, सुशील है, फिर भी ये उससे खुश क्यों नहीं है। बस एक बार सवेरा हो तो मैं ममता से ज़रूर पूछूंगी। अगले दिन पारो ने देखा कि ममता की आंखें एकदम से लाल और सूजी हुई हैं। पारो ने ममता से कहा कि ममता एक बात पूछूं। ममता, जी हाँ बिल्कुल दी, कहिए ना, क्या कहना है। पारो, कल रात मैंने ध्रुव की आवाज़ सुनी थी और तुम्हारे अभी पारो की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ममता बीच में ही बोल पड़ी। ममता, अरे नहीं दीदी, आप ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो पति पत्नी में होता ही है, साधारण सी बात है, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। पारो, अच्छा, पर मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा, कह तो तुम रही हो, और ऐसा कोई तभी करता है जब वो सामने वाले से कुछ छिपा रहा हो। ममता मौन धारण कर नीचे की तरफ देखने लगी। पारो ने कहा, आखिर क्या बात है, मुझे कुछ नहीं बताओगी क्या। ममता, उनका स्वभाव ही ऐसा है दीदी, न जाने कब किस बात पर बिफर पड़ते हैं, नहीं समझ आता है। शुरू में तो यही लगता था कि बच्चे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, अभी भी इनका स्वभाव जस का तस ही बना रहा। पर अब तो आदत सी पड़ गई है, क्या कर सकते हैं सिवाय सहने के। पारो को ममता की ये सब बातें परेशान तो कर ही रही थी, लेकिन साथ ही उसे दुख भी हो रहा था कि ऐसा क्यों होता है। पति पत्नी के बीच रिश्ता तो दोनों का बराबरी का होता है, फिर क्यों एक सहता है दूजे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पारो ने कहा, आज भरोसा हो गया मुझे, खून अपना असर दिखाता ही है। आखिर वो गया तो अपनी मम्मी पर ही है, वहाँ छोटी माँ पापा को तंग करती हैं और यहाँ उनका बेटा अपनी पत्नी को तंग करता है। सही बात है, बड़े बुजुर्ग कहते ही हैं कि हमारा संस्कार हमारे पास वापस आता ही है। छोटी माँ के कर्मों का ही तो नतीजा है जो ये ऐसा है, पर भुगतना तो ममता को ही पड़ रहा है। पारो ने ममता को समझाते हुए कहा, देख ममता, कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा सहना मत, गलती हो तो झुको और ना हो तो भला क्यों झुकना। सहने की आदत न बनाओ, एक दूसरे से बात करो। ये कहाँ का न्याय है कि वो बोले तुम सुनो, कभी तुम भी बोलकर तो देखो, हो सकता है कि वो भी समझ जाए। ममता ने कहा कि ठीक है दीदी, आप जो बोल रही हैं ना, मैं उस पर ध्यान दूंगी, पर आप परेशान ना हो। अब तक आप कम परेशान नहीं हैं जो अब मेरी भी चिंता करने लगी हैं। पारो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे ये समझ आ रहा था कि ममता उसकी बातों को टालने की कोशिश कर रही है, बस और कुछ नहीं। पर मैं क्या कर सकती हूँ, उसको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। वो मेरा सुनता ही कब था जो अब सुनेगा। पारो लाचार सी बस शांत हो गई। इधर कान्हा के तो खूब मस्ती भरे दिन गुजर रहे थे। कान्हा सोचता कि काश उसकी ज़िंदगी सदैव ऐसी ही बनी रहे, काश मैं सारी खुशियों को एक बैग में पैक कर अपने घर ले जा सकता।
जब भी मेरा मन होता खुश होने का तो अपना बैग से थोड़ी सी खुशी निकाल लेता। कान्हा आईने के सामने खुद से ही बातें कर रहा था। कान्हा आईने में देखते हुए अपने बालों को छेड़ने लगा और फिर फूंक मारकर साइड के बालों को उड़ाता। खुद को ऐसा करते हुए आईने में देख खुशी भी हो जाता था। आंखें मारता हुआ खुद को चूमते हुए खुशी से झूम रहा था कि अचानक से शिव की नज़र कान्हा के ऊपर गई तो वह छुपकर देखने लगा और सोचने लगा कि हाय वाह रे कुदरत, सच ही कहा गया, पैदा करने वाले से ज़्यादा पालने वाला बड़ा होता है। सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही तो थी मेरी पारो, अपने बालों से खेलने वाली, आईने से बातें करने वाली, पर अब न जाने कैसी होगी, कैसी दिखती होगी। काश एक बार देख पाता, उससे ढेर सारी बातें करता, कुछ अपनी कहता तो कुछ उसकी सुनता। न जाने फिर हम कभी मिलेंगे भी या नहीं। शिव को पारो की एक बात याद आने लगी थी। उसके दिल में एक टीस सी उठ रही थी, ऐसी टीस जिसे सहना उसके लिए मुश्किल सा हो रहा था। उसके गले में मीठा मीठा दर्द होने लगा था, मानो वो कुछ निगल ही नहीं पा रहा हो। शिव अपने दर्द दिल को मिटाने के लिए सीधा भांग से बनी हुई ठंडई पी लिया। तब भी उसे राहत न मिली तो वह कान्हा को अपने सीने से लगाकर किसी छोटे से बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। शिव का दर्द आज सैलाब बनकर आंखों के रास्ते से बाहर निकल आया था। कान्हा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही कहे और क्या ही करे। वो तो बस हक्का बक्का सा खड़ा था। पारो, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मैं तुम्हारे बिना शून्य हूँ, शून्य। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी सूखे पत्ते की तरह हो गई है। तुम्हारे बिना मैं बेजान हो गया हूँ। करूँ तो क्या करूँ? पहली नज़र का प्यार मेरा यूँ पागल बना देगा, पर जानता तो कमबख्त प्यार ही नहीं करता। शिव भांग के नशे में कहे जा रहा था, पारो, ये नाम तो मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी को ये कैसे जानते हैं? कान्हा सोचते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरी मम्मी को ये क्या जानेंगे, कल पूछ लूँगा, बस बात ख़त्म। कान्हा ने शिव को किसी तरह से बेड पर लिटाया और सोचने लगा कि इनकी ज़िंदगी में क्या परेशानी हो सकती है। लगता है जिस तरह से मेरे पापा मम्मी को छोड़ गए, वैसे ही अंकल जी की पत्नी भी इनको छोड़ गई है। हे गंगा मैया, आप हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों लेती है? कान्हा दुखी होकर कहा, आखिर क्यों रिश्तों की गलियां इतनी तंग है? शुरुआत कौन करे? पहले यही सोचकर बातें बंद हैं। कान्हा भी तो सो तो गया था, पर उसके दिमाग में पारो 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 शिव के द्वारा यूँ कहे गए शब्द ही याद आ रहे थे। फिर उसने सोचा कि अरे बाबा, पारो थोड़े ही मेरी मम्मी का तो नाम पार्वती है। कहते हुए वो सो गया। शिव के सामने पारो को वो पहली बार देखना याद आ रहा था। शादी की वो रात याद आ रही थी कि किस तरह से वो पारो को खुद से दूर रखे हुए था। दूर तो अभी भी हो गई है पारो, पर उसकी यादों को कैसे दूर करूं? शिव ने सजल नेत्रों से सोचते हुए कहा। इधर पारो को तो बस कान्हा के लौटने का इंतज़ार था। बार बार वो रास्ते पर निगाहें टिकाकर देखती रहती थी। धीरे धीरे कान्हा को गए 4 दिन गुजर गए और वो घड़ी भी आ गई जब कान्हा को अपनी माँ के पास वापस जाना था। कान्हा ने अपनी दादी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और शिव के साथ चलने लगा। तभी दादी ने उसे रोककर कहा कि बेटा, तुम्हारे सिवाय मेरे बेटे का कोई नहीं है, वापस ज़रूर आना। कान्हा ने हाँ में सिर हिलाया और चल दिया। शिव भी घाट तक उसके साथ गया और उसके गालों को चूमते हुए विदा करते हुए कहा, कान्हा लौटना ज़रूर, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा और ज़िंदगी में जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बेझिझक कहना। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है और मेरा है ही कौन। बड़े ही भारी मन से शिव ने कान्हा को वापस भेजा। कान्हा लौट तो आया था पारो के पास, पर उसके दिल का आधा हिस्सा वहीं शिव के पास ही अटक गया था। कान्हा को देखकर पारो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लेती है। मारे खुशी से पारो रो पड़ी। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर कान्हा भी परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? पारो,
बस तुझे देखकर मारे खुशी से आंखें छलक आई। कान्हा, अरे मैं तो बस 4 दिन ही आपसे दूर रहा। पारो, पर बेटा मेरे लिए 4 दिन कोई 4 महीने से कम नहीं गुजरे हैं, खुश होकर आंसुओं को पोंछते हुए बोली। कान्हा, ओहो, आप मम्मी लोग भी ना जाने कितने अजीब होती हो। दुख में तो डटकर खड़ी रहती हो और खुश हो तब पूछो ही न। अधरों पर मुस्कान और मोटे मोटे आंसू लिए फिर से रोती हो। पारो हंसते हुए कान्हा के कान पकड़कर खींचती है और कान्हा भी अपने दांतों से होठों को काटते हुए सॉरी सॉरी बोलने लगता है। पारो, अच्छा एक बात तो बता। कान्हा, पूछो ना मम्मी। पारो, तू कहाँ गया था? कान्हा पहले तो चुप हो गया, फिर बोला शिव अंकल के साथ उनके घर गया था। पारो के तो पैरों से मानो जमीन निकल गई थी। उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है। फिर से पूछती है, क्या 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 कहा तूने? किसके घर गया था? कान्हा, शिव अंकल जी के घर। पारो हैरान हो जाती है और सोचने लगी कि सच ही कहा गया है कि दुनिया गोल है, कब कहाँ और कैसे कोई मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता। वाह हरी नियति, क्या क्या दिखाएगी तू। पहले तो हमें मिलाया और फिर जुदा भी कर दिया और अब दोनों बाप बेटे को भी आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। पर किस लिए, क्यों? ये तो सृष्टि की रचयिता करने वाला ही जाने। पारो समझ नहीं पा रही थी कि इस बात पर खुश हो या फिर दुखी हो, क्योंकि उसके मन का डर अब और भी गहरा हो गया था कि कहीं कान्हा उसे छोड़ न जाए। कान्हा ने अपनी माँ को विचलित देखा तो पूछ बैठा कि क्या हुआ मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हैं? पारो ने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ये बता, वहाँ पर कौन कौन था? कान्हा, अंकल जी और उनकी माँ। पारो, बस? कान्हा, अच्छा हाँ याद आया, एक काम वाली आंटी भी थी। पारो, और? कान्हा, बस और कोई नहीं था। पारो, अरे कोई तो रहा होगा। कान्हा, नहीं मम्मी, और कोई भी नहीं था। पारो, अच्छा तो फिर अंकल के पापा तो रहे ही होंगे? बड़ी ही चालाकी से पारो ने पूछा। कान्हा, नहीं मम्मी, उनके पापा तो मर चुके थे, मैंने पूछा था उनसे। आह, हे गंगा मैया, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पारो ने अपने मन ही में ऐसे प्रार्थना करते हुए बोली। पारो खुश थी शिव के लिए। वो सोचती कि चलो कम से कम कान्हा को भी उसके पिता का स्नेह मिल गया है। कान्हा तो अपनी ही धुन में मगन था जब से आया था, बस वही की बातें किए जा रहा था कि कैसे शिव उसका खास ख्याल रखता था, कैसे शिव की माँ उसको प्यार करती थी, क्या खाना बनता था, कैसा बिस्तर था, कैसा कमरा था, कहाँ कहाँ घूमने गया। वो सारी बातें जो जो उसने किया था सब एक सुर में पारो से कहता जा रहा था और पारो चुपचाप शून्य से उसकी बातों को सुनती जा रही थी और कान्हा के चेहरे को गौर से देख रही थी। पारो मन ही मन सोच रही थी कि मेरा कान्हा आधा ही वापस आया है, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन पूरा ही वहीं रह गया तो फिर मैं क्या करूँगी? अपने कलेजे पर हाथ रखते हुए बोली। पारो की सांसें मानो रह रहकर आ जा रही थी। कान्हा चुप हो जा और जाकर थोड़ा आराम कर ले, थक गया होगा। पारो ने कान्हा से कहा, मानो उसे अब और उसकी बातें सुननी ही नहीं थी। पारो को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मंदिर में जाकर बैठ गई। बड़ी ही देर तक अपलक नीचे की ओर देख रही थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल बैठे जा रहा था, दिमाग शून्य हो गया था। द्वापर का कान्हा तो अपने जन्म देने वाले माता पिता के लिए यशोदा मैया को छोड़ गया, कहीं इस युग का कान्हा नंद बाबा के लिए ही न अपनी यशोदा मैया को छोड़ जाए। पारो अपने आप में ही खोई हुई सोच रही थी। पारो ने सोचा कि अगर कान्हा भी छोड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगी। सोचते सोचते फफक कर रो पड़ी थी और काफ़ी देर तक यूं ही रोती रही। थोड़ी देर तक रोते रहने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए ऊपर देखती है तो सामने मनीष खड़ा हुआ मिलता है। पारो मनीष को एकदम से अपने सामने देखकर चौंक गई और बोली, अरे तुम कब आए? मनीष, यार एक बात कहें, ये हमसे ना तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। तुम भले ही हमें जानवर समझती हो, पर कह देते हैं कि तुम्हारी ऐसी दशा देखकर
हमें ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हमसे सहन ही नहीं होता है। कभी कभी तो मन करता है ना कि इस दुनिया को आग लगा दें, पर तुम ना ज़्यादा महान देवी ना बनो। पारो मनीष की बातें तो मानो सुनाई ही नहीं दे रही थी, वो अभी भी बस उसे घूर रही थी। थोड़ी देर के बाद पारो ने कहा कि बस हो गया तुम्हारा ना, तो जाओ यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कभी भी तुम्हारी हो ही नहीं सकती हूँ। मनीष ने कहा कि मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो हमारे मुकद्दर में नहीं है। पारो हद ही हो गई है, अब तुम पागल हो क्या? तुम्हें कौन सी भाषा समझ में आती है? मनीष, हमें तो बस तुम्हारी ही भाषा समझ में आती है। पारो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हुई, पर आती तो है। पारो ने कहा कि देखो अभी मैं बड़ी ही परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो तो तुम्हारी बड़ी ही मेहरबानी होगी। मनीष, ठीक है भाई, हम जा तो रहे हैं पर वापस भी जल्दी ही आएंगे। हम तुम्हारी परछाई हैं मैडम, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। मरने के बाद ही हमसे पीछा छूटेगा, याद रखना तुम। कहते हुए मनीष चला गया। पारो फिर से अपने ख्यालों में गुम हो गई। उफ, ये मनीष नाम का कांटा कब हमारी ज़िंदगी से जाएगा? तंग आ गई हूँ मैं इसके पागलपन से। ये मेरे गले की हिचकी सा बन गया है, जो आती है तो बस गले में दर्द ही देती है, ठीक वैसे ही आता है तो मेरी किडनी, गुर्दा, हृदय सब में एक साथ दर्द होने लगता है। हे गंगा मैया, अब आप ही कुछ करें जिससे कि मेरा पीछा छूटे इस पागल से। देखते ही देखते 4 साल गुजर गए थे। कान्हा का जब भी मन होता वो शिव के पास चला जाता था, और पारो भी यही चाहती थी कि उसे भी अपने पिता का प्यार मिले। बस यही सोचकर उसने कान्हा को कभी नहीं रोका। कान्हा अब एक हट्टा कट्टा नौजवान बन चुका था, पहले से भी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक दिखने लगा था। परी भी जवान हो गई थी और साथ ही उसका रूप और भी निखर आया था। सुजाता और पारो की दोस्ती समय के साथ साथ और भी गहरी और मजबूत हो गई थी, यहाँ तक कि अब दोनों एक साथ ही रहती थी। न ही पारो अपने घर जाती थी और ना ही सुजाता अपने घर जाती थी, दोनों ही मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करती थी। कान्हा तो बड़ा हो गया था, लेकिन साथ ही उसकी मासूमियत भी अब दम तोड़ रही थी। उसका आए दिन बिट्टू से लड़ाई झगड़ा होने लगा था। इतना ही नहीं, जो कान्हा अपनी नानी के बिफरने पर मस्ती मजाक करता था, उन्हें चिढ़ाता था, वही कान्हा अब नानी को 4 सुनाने लगा था। पारो को अपने बेटे का बदलता स्वभाव चिंतित तो करता ही था, पर करे भी तो क्या, उसे नहीं समझ आ रहा था। पारो के मुख पर चिंता की रेखाएं साफ साफ दिख रही थी। चुलबुली पारो अब और भी शांत सी रहने लगी थी। पारो अपनी परेशानियों को सबसे तो छुपा लेती थी, पर सुजाता से कैसे छुपाए? सुजाता उसके चेहरे को, उसके मन को, उसकी अनकही बातों को भी साफ साफ पढ़ लेती थी और समझ भी जाती थी। एक दिन सुजाता ने कहा कि पारो, क्या बात है? मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि तू बड़ी ही परेशान और बुझी बुझी सी लगती है, क्या बात है? पारो, क्या ही बताऊँ यार, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मैं कान्हा के लिए परेशान हूँ। सुजाता, पर क्यों, कुछ कहा क्या उसने? पारो, नहीं ना, वही तो दिक्कत है कि वो कुछ नहीं कहता। न जाने कितने सवाल अपने अंदर लिए हुए बैठा है। वो हमेशा चुप चुप सा रहने लगा है। कुछ पूछती हूँ तो झल्ला सा जाता है। अब तो 3-4 दिन तक घर भी नहीं आता है। न जाने मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई। सुजाता, पारो देख, इसमें कान्हा की कोई गलती नहीं है और ना ही तेरी परवरिश में कोई भी कमी है। तू समझ उसे यार, कोई एक दिन में कहाँ बदलता है। तू ही सोच, जब से उसने होश संभाला है तब से लेकर आज तक उसे सिर्फ और सिर्फ खाने में ताने और सुनने के लिए गालियाँ ही मिली हैं। न जाने उसका कोमल मन कितनी बार घायल हुआ होगा। अपनी माँ के लिए गंदे गंदे शब्द सुनना किस बेटे को अच्छा लगता है भला? पर वो तो बचपन से सुनता चला आ रहा है। उसे भी तो लगता होगा कि उसके पापा कौन हैं, कहाँ रहते हैं, दिखते कैसे हैं, या फिर उनका क्या नाम है, वगैरह वगैरह। सुजाता ने बड़ी ही खूबसूरती और सहानुभूति जताते हुए समझा रही थी। तू सही कह रही है, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। मेरे बेटे का अस्तित्व ही क्या है,
ऊपर से उसका भविष्य क्या होगा। यहाँ पर इस घर में मेरा ही कुछ नहीं है, भला उसका क्या होगा। मैं तो जैसे तैसे सब कुछ सहकर रह गई, पर वो कैसे रहेगा। कल को उसकी शादी होगी, वो भी कैसे रहेगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए। सुजाता, हाँ सच कह रही है तू। देख, बुरा ना मानना, बात है तो कड़वी, पर हकीकत भी यही है कि उसे कोई अपनी बेटी कैसे देगा भला, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है। देख, दुनिया के हर माँ बाप का यही तो सपना होता है कि उसकी बेटी जहाँ भी जाए वहाँ राज करे, रानी की तरह रहे। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। पारो सुजाता की अनकही बातें भी समझ चुकी थी। वो अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, सही तो कह रही है तू, इसमें बुरा क्यों मानना भला। मैंने तो सोचा था कि इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी और हम दोनों ही इस शहर से दूर चले जाएंगे, पर अपना सोचा हुआ कब पूरा होता है। उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, बस एक ही धुन सवार है कि मुझे भी ज्वेलरी शॉप खोलनी है। अब तू ही बता, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जिससे मैं उसकी ये इच्छा पूरी कर सकूं। कुछ समझाती भी हूँ तो चिढ़कर न जाने कहाँ चला जाता है। मेरा तो दिमाग अब काम ही नहीं करता। मैं सोच रही थी कि उसे सच्चाई बता ही दूँ। सुजाता, मतलब? पारो, यही कि शिव ही उसके पिता हैं। सुजाता, पर ऐसा कहने से वो तुझे छोड़ गया तो? पारो, अपने सीने पर एक हाथ रखते हुए भावुक होकर, तो समझ लूँगी कि यशोदा की तरह मुझे भी पुत्र वियोग सहना पड़ेगा। मैं पुत्र मोह को त्याग कर वियोग सह लूँगी, पर अपनी खुशी के लिए उसके जीवन से खिलवाड़ तो कभी नहीं कर सकती। सुजाता, तू सोच ले पारो, हो सकता है तू उसकी नज़र में भी गलत साबित हो जाएगी, फिर क्या करेगी। पारो, कोई ना, जहाँ इतने गम और इल्ज़ाम सहे मैंने, एक इल्ज़ाम और सही। पारो ने भी अब पूरा मन बना लिया था कि अब वो कान्हा को बता देगी और उसे शिव के पास ही भेज देगी। पारो ने सुजाता से जाने के लिए कहा और खुद बड़ी ही देर तक सोचने और विचार करने के बाद उसने कान्हा को अपने पास बुलाया और मंदिर परिसर में एक और बैठ गई। पारो के होठ मानो सूख से गए थे। वो कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। न जाने क्या हुआ जो उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसका गला सूख गया था। उसके माथे से पसीने की बूंद टपक रही थे। उसके हाथ पांव फूल से गए थे। पारो की ऐसी स्थिति को देखकर कान्हा ने कहा कि क्या बात है, आपको जो भी कहना है कहिए ना। पारो ने बात को इधर उधर घुमाते हुए कहा कि अरे कुछ नहीं, बस यूं ही, कोई ख़ास बात नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती थी कि तुम्हें परी कैसी लगती है। कान्हा, बस इतनी सी बात? हे गंगा मैया, मैं तो डर ही गया था। परी अच्छी लगती है, पर आपने अचानक से क्यों पूछा। पारो, ताकि अपने लिए बहू ला सकूं। और हाँ, एक बात और कहना है बेटा, अब तुझे कोई नौकरी करनी चाहिए। अब तुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मेरी तो बीत गई बेटा, पर तुझे अब अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। कान्हा, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो ना? तो मैंने इस बारे में सोच लिया है मम्मी, अब आप परेशान ना हो। कान्हा हंसते हुए चला गया और पारो सोचने लगी कि हे राम, मैं कैसे बताऊं, मुझे हिम्मत दो माँ, ताकि मैं कान्हा को उसके पापा के घर भेज सकूं। पारो हर बार यही कोशिश करती कि आज बता दूं, आज तो बता के ही रहूँगी, पर चाहकर भी नहीं बता पाती थी। आखिरकार उसने ये सोचकर इस बात को छोड़ दिया कि सही वक्त आने पर बता देगी। इधर शिव भी कान्हा के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। एक दिन रत्ना माँ ने कहा कि देखो भाई, अब मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी है। इस बार कान्हा जो आया तो मैं उसे जाने ही नहीं दूंगी। बड़ा सुन लिया मैंने तेरी बात, पर अब एक बात भी न सुनूंगी। तुझे अच्छा लगे या ना लगे, कान खोलकर सुन लो। शिव, मैं भी तो यही चाहता हूँ माँ, पर पारो को और दुखी नहीं देख सकता हूँ। मुझे भी बुरा लगता है कान्हा के लिए। इतना सब कुछ हमारे पास है, इसके बावजूद भी मेरा बेटा किसी चीज़ के लिए तरसे, ये मुझे मंजूर नहीं, पर कर भी क्या सकता हूँ। रत्ना माँ ने शिव की बातों को सुनते ही मन ही मन सोच लिया कि इस बार कान्हा को वही सच्चाई बता देगी और कान्हा को हमेशा हमेशा के लिए रोक लेंगी।
ये पारो न जाने कौन सा जादू कर दी है जो मेरा बेटा आज तक उसे नहीं भूला। मैंने तो सोचा था कि कुछ दिन रोएगा फिर भूल जाएगा, फिर मैं अपने बेटे की शादी ऊंचे घराने में बड़ी ही धूमधाम से करती, पर ये नालायक मेरी एक नहीं सुना। न जाने क्या कर गई है ये लड़की। कान्हा को भी शिव की याद आ रही थी, सो चल पड़ा शिव से मिलने। रास्ते भर यही सोचता रहा कि इस बार मैं बात करूँगा कि मेरी मदद करे ताकि मैं भी अपना शौक खोल सकूं। मुझे भी उन्हीं की तरह अपना नाम बनाना है, इसमें हर्ज ही क्या है। वैसे भी उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे किसी तरह की मदद चाहिए मैं उनसे बेझिझक कहूँ। इस बार तो ज़रूर बात करूँगा। तमाम प्रकार की बातें सोचते हुए कान्हा चले जा रहा था। करीब 1-1.5 घंटे में ही वो अपनी मंजिल तक पहुँच गया। शिव और रत्ना माँ दोनों ही खुश हो गए। कान्हा का खूब आवभगत हुआ। दादी ने कहा कि क्या बात है रे कान्हा, तुझे दादी की याद नहीं आई? काफ़ी दिन लगा दिया आने में। कान्हा, ऐसा नहीं है दादी, अब तो मेरा मन भी यहीं पर आप सबके साथ ही लगता है। वहाँ पर तो बस नानी की जली कटी बातें ही सुननी पड़ती है। न जाने मम्मी इतना सब कुछ कैसे सह जाती है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। रत्ना माँ ने बीच में ही कान्हा की बात को काटती हुई मानो पारो के बारे में वो जानना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि अच्छा तो बातें बातें छोड़, अब चल कुछ खा पी ले, दुबला हो गया है तू। क्या तेरी माँ तेरा ध्यान नहीं देती है? कान्हा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दादी, वो तो खुद से कहीं ज़्यादा मेरा ही ध्यान रखती है। अभी कान्हा की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि दादी ने फिर से बीच में ही रोक दिया और बोली, चल चल तू फिर से अपनी माँ का गुणगान न बखान, पहले खा ले, तेरे पसंद की सारी चीज़ें बनवा रखी है मैंने। अच्छा, तो आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ? कान्हा ने आँख मारते हुए मस्ती भरे अंदाज में कहा। चल हट, अब ज़्यादा ना परेशान कर, नहीं तो मारूंगी तुझे। पूरा घर दादी और पोते की ठहाकों से गूंज उठा था और शिव ये सब देखकर मन ही मन गदगद हो रहा था। उसकी खुशी समाये नहीं समा रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश ये पल यहीं पर थम जाए और मेरा कान्हा मुझे छोड़कर कभी न जाए। मुझे माफ़ करना पारो, एक बार फिर से मैं तुम्हारा दिल तोड़ने वाला हूँ, एक बार फिर से एक गुनाह करने वाला हूँ। देखा जाए तो कान्हा पर मेरा कोई अधिकार तो नहीं है, पर तुमने उसे पाला है, अपने खून से सींचा है, अपने आंसू पारो के बारे में पिलाकर बड़ा किया है। बस उस नाते मैं भी तो इसका पिता हुआ ना। मैंने पूरी ज़िंदगी इतनी प्रॉपर्टी कमाया है, वो किसके लिए? इसी के लिए ना। तो अब मैं अपने बेटे को अब और नहीं सहने दूंगा। अपने बेटे के लिए मैं 1000 गुनाह करने के लिए तैयार हूँ। शिव खुद ही से बातें करते हुए और मन ही मन पारो से क्षमा प्रार्थना करता है। कान्हा शिव से बातों ही बातों में कहा कि अंकल जी, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। शिव, हाँ हाँ बिल्कुल, कहो क्या मदद कर सकता हूँ मैं? कान्हा, मैं सोच रहा था कि आप कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं भी आप ही की तरह एक ज्वेलरी शॉप खोलना चाहता हूँ। शिव, अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है कि तुम भी मेरी तरह ही ज्वेलरी शॉप खोलना चाहते हो। पर शॉप किस लिए खोलना है भाई? हमारे शॉप का क्या, उसे कौन संभालेगा? कान्हा ने बड़ी ही हैरानी से देखा और पूछा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। शिव, अरे भाई, बात यह है कि मेरा तुम्हारे सिवा तो कोई है नहीं और तुम मेरे बेटे जैसे हो। बेटे जैसे क्या, मेरे बेटे ही हो। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी तो हुआ ना। फिर तुम अलग से शॉप क्यों खोलना चाहते हो? जो भी करना है यहीं पर करो। रत्ना माँ ने भी शिव की बातों पर जोर देते हुए कहा कि और क्या, सही तो कह रहा है शिव, जो कुछ भी हमारा है वो तुम्हारा भी है, पर हाँ, बदले में एक चीज़ तो तुम्हें हमें देनी ही पड़ेगी। कान्हा हैरानी से देखते हुए कहा, क्या? रत्ना दादी ने कहा कि अपना प्यार और समय। मेरा मतलब है कि अब तुम यहीं रहोगे हमारे साथ, बस, और कुछ नहीं सुनना है हमें। कान्हा के लिए तो मानो खुशी के सारे बंद द्वार एक साथ खुल गए थे। वो सोचने लगा कि चलो अच्छा है, मैं मम्मी को भी यहीं पर ले आऊँगा। ये सब लोग बड़े ही अच्छे हैं, मेरी मम्मी को भी कुछ पल खुशी के मिल जाएंगे। इधर पारो की ज़िंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी। कान्हा के न होने पर वो अपना सारा समय मंदिर में ही बिताया करती थी। साथ में सुजाता भी रहती थी। कभी कभी तो मनीष भी दर्शन करने के बहाने चला आता था और बड़ी ही देर तक पूजा करता था।
पारो और सुजाता दोनों ही बखूबी समझती थी कि यह बंदा पूजा करने नहीं आता है। सुजाता तो खूब हंसती थी उसे देखकर। मनीष अपनी तिरछी निगाहों से कभी सुजाता को देखता तो कभी पारो को, और तो और दिखाता तो ऐसे था मानो बड़ी ही लगन से, बड़ी ही श्रद्धा से भगवान को याद कर रहा हो। एक बार तो सुजाता ने पूछ ही लिया कि अरे भाई मनीष, तुम पूजा ही करने आते हो या फिर हमें दिखाने कि तुम बहुत बड़े ही पुजारी हो? मनीष: हाँ, मैं तो पूजा ही करने आता हूँ, मगर न जाने मेरी देवी कब मुझे मेरी तपस्या का फल देगी। मैं तो अपनी देवी की पूजा करने और उसके दर्शन के लिए आता हूँ। माना कि हम बड़े ही बुरे हैं, पर प्यार हम शिद्दत से करते हैं। पारो ने आओ देखा न ताव, झट से अपनी चप्पल उतारी और मनीष को दौड़ाने लगी। आगे आगे मनीष भागता तो पीछे पीछे पारो एक हाथ में चप्पल और दूसरे हाथ से साड़ी के छोर को पकड़े हुए दौड़ रही थी और कहे जा रही थी कि रुक ना मनीष के बच्चे, अभी मैं तेरा भूत उतारती हूँ। चप्पल से मार मार कर सीधा ना कर दिया ना तो पार्वती मेरा नाम नहीं। मनीष मंदिर का ही चक्कर लगा रहा था और उसके पीछे पीछे पारो चप्पल को हाथ में लिए भाग रही थी। भागने की वजह से पारो थक गई थी और वो रुककर जोर जोर से हाँफने लगी। उसकी ये स्थिति जब मनीष ने देखा तो वो भी रुक गया और सुजाता से पानी लाने के लिए कहा। उसने कहा, पार्वती मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ, पर तुम भी तो मेरी एक नहीं सुनती हो। क्या मैं इतना बुरा हूँ? पारो ने कहा कि तुम ना अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आते हो। अब तो ये सब छोड़ दो, तुम 40 साल के हो गए हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? नहीं आती होगी, तभी तो तुम ये सब हरकतें करते फिरते हो। मनीष नज़रें नीचे किए हुए देख रहा था, बस मौन धारण किए हुए था। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मनीष ने कहा, देखो पारो, माना कि मुझ में 1000 बुराइयां हैं, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पहले तो मैं बस तुम्हें पाना चाहता था, मगर मुझे कब तुमसे सच्चा प्यार हुआ मुझे नहीं पता। मैं तो बस तुम्हारे लिए खुद को पूरी तरह से बदल दिया। क्या तुम्हें नहीं दिखता है? पहले तो मैं एक जानवर था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ही मैं इंसान बना। क्या मेरा बदलाव तुम्हें नहीं दिखता है? पारो अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में लाल हो बस मनीष को घूर रही थी। बोलो ना पारो, आखिर क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो? जानती हो मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत कब हुई थी? जब तुमने एक अनजान और पराये बच्चे को घर ले आई और उसे जमाने की परवाह न करते हुए अपना नाम दिया। बस उसी दिन से औरत के प्रति मेरा नज़रिया ही बदल गया। नहीं तो मैं भी केवल यही समझता था कि औरत बस खेलने की चीज़ होती है, मन बहलाने की चीज़ होती है। पर नहीं पारो, ऐसा नहीं है। मैं गलत समझता था। तुमने मुझे सर से पांव तक बदल दिया। क्या तुम्हें एक पल या फिर एक सेकंड के लिए भी मुझसे प्यार हुआ? मनीष की आंखों में अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद पारो मान जाए। मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रोना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूँ, सुबह की पहली चाय तुम्हारे साथ ही पीना चाहता हूँ, तुम्हें देखकर जीना चाहता हूँ, और अगर मौत भी आए तो वो भी तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने हो। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया नहीं किया? पारो, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं किया है मैंने। मेरे लिए तो बस शिव ही सब कुछ है, तुम नहीं। मनीष, अरे पारो, किस शिव की बात करती हो तुम, जो सिर्फ 1 साल तुम्हारे साथ रहा? उसके सिर्फ 1 साल की दुल्हन थी तुम, और मैं, अरे मैं तो न जाने कितने वर्षों से तुम्हें अपने मंदिर में देवी बनाकर पूजता आया हूँ, और तुम आज भी उसी 1 साल के प्यार में पड़ी हुई हो। पारो, हाँ हाँ हाँ, माना कि मैं 1 साल की दुल्हन थी, पर फिर भी मैं उन्हीं को अपना सब कुछ मानती हूँ। प्यार दोबारा होता है क्या भला? और फिर अगर मैं 1 साल तो क्या, 1 रात की भी दुल्हन रहती तो भी मैं उन्हीं का इंतज़ार करती। तुम अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो तो ही अच्छा हो तुम्हारे लिए। मनीष, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो आएगा तुम्हें लेने? पारो, हाँ, विश्वास है मुझे कि एक ना एक दिन तो वो मुझे लेने ज़रूर आएंगे। मनीष, अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि वो भी तुमसे ही प्यार करता है? पारो, अगर उन्हें मुझसे प्यार ना होता तो क्या वो दूसरी शादी नहीं कर लिए होते? आज भी वो अपने यानी हमारे कमरे में नहीं जाते हैं। दूर होकर भी हमसे हमारे सुख और दुख का आभास रहता है उन्हें। मनीष, तुम्हें कैसे पता चला? पारो, तुम्हें इससे क्या?
तुम बस मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मनीष ने कहा कि तुम रो मत, चुप हो जाओ, तुम अपना प्यार निभाओ और मैं अपना निभाऊंगा। जानती हो पारो, जब भी दुआ मांगी है मैंने तो बस तुम्हारी ही खुशी मांगी, पर आज से मैं यही दुआ करूंगा कि वह तुम्हारी नहीं मेरी दुआ ही स्वीकार करे। पारो जाते हुए मनीष को अपलक देख रही थी। उसके पास मनीष को समझाने के लिए एक भी शब्द ही नहीं बचे थे। जब तक मनीष उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक वो बस उसी की राह पर देख रही थी। मनीष घर आ गया था और दरवाज़ा बंद कर जमीन पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढककर रोने लगा था और सोचने लगा कि मैं पुराना मनीष ही ठीक था, मुझे अच्छा बन के क्या मिला, बुरा ही ठीक था, कहते हुए बस रोए जा रहा था। मैं अगर दुआ में पारो की खुशी मांगता हूँ तब भी हार तो मेरी ही होगी, क्योंकि उसकी खुशी तो शिव है, मैं तो दूर दूर तक नहीं हूँ। कोई ना चाहे जो भी वो हो, अपना कर्म करे और मैं अपना करूँगा। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा ही, पर कमबख्त इस दिल का क्या करूँ। इधर शिव कान्हा को बड़े ही प्यार से सारा काम समझाता है और अपने सारे वर्कर्स को बताता है कि आज से आप सबके नए मालिक कान्हा हैं। कान्हा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसका यही तो सपना था कि ढेर सारे नौकर चाकर उसके आगे पीछे सर सर कहकर घूमे। आज उसका सपना साकार होता दिख रहा था। कान्हा भी बड़ी ही मेहनत और लगन से सारा काम संभाल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कान्हा को अब सिर्फ काम और काम ही दिख रहा था। उसे अब तो खाने पीने की भी सुधि नहीं थी। कान्हा की ऐसी स्थिति को देखकर शिव को भी अब पारो की चिंता होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि कहीं कान्हा को अपने शॉप की जिम्मेदारी देकर मैंने कोई गलती तो नहीं करी। एक दिन शिव ने कहा, कान्हा तुम अब कुछ दिनों के लिए मम्मी के पास हो आओ। कान्हा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उन्हें भी यहीं पर ले आऊँ। शिव, हाँ बिल्कुल, अगर वो आएंगी तो हमें भी बड़ी ही खुशी होगी। बेटा तुम उन्हें भी ले ही आना। रत्ना माँ को तो ये बिल्कुल भी गंवारा नहीं था कि कान्हा अब वापस जाए और पार्वती वापस लौट आए। कान्हा को आए भी धीरे धीरे 2 महीने बीत गए थे और इस बीच वो एक बार भी अपने घर नहीं गया था। जाता भी तो कैसे। कान्हा भी अब पैसे की चकाचौंध में गुम सा हो रहा था। उसे खूब प्रॉफिट हो रहा था। उसके हाथ में जैसे जैसे पैसा आ रहा था वैसे वैसे उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। रात में जब वो अपने बिस्तर पर सोता तो बस सारे दिन कितने रुपए की आमदनी हुई है बस उसी का हिसाब किताब लगाता था। एक दिन कान्हा ने शिव से बाइक की डिमांड की तो शिव ने मना कर दिया, पर रत्ना माँ ने फटाक से पैसे दे दिए कान्हा को बाइक लेने के लिए। अब तो अक्सर ही यही होता था। शिव जिस भी चीज़ के लिए ना कहता रत्ना उससे पहले ही हाजिर कर देती थी। कान्हा अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। शिव को सब कुछ समझ में आ तो रहा था, पर अपने स्वार्थ और पुत्र मोह में आँख और कान दोनों ही बंद किए हुए था। शिव को भी अब यही लगने लगा था कि शायद मेरे लिए ना सही पर पारो अपने बेटे के लिए तो पक्का आएगी, और जब आएगी तो मैं भी उससे क्षमा मांग लूँगा और साथ ही उसकी बाकी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ भर दूँगा। इधर पारो को भी हर घड़ी इसी आस में जी रही थी कि आज मेरा कान्हा ज़रूर लौटेगा। आखिर वो पल भी आ गया जब कान्हा वापस आया। वो बाइक को इतनी तेज़ी से चला रहा था मानो हवा से बातें कर रहा हो। आंखों पर काला चश्मा लगाए और भी ज़्यादा मनमोहक दिख रहा था। कान्हा पर जवानी का जोश तो पहले से ही था और अब तो क्या ही कहने, पैसे का भी नया नया नशा चढ़ा था और यह नशा पारो के दिए हुए संस्कार और परवरिश पर भारी पड़ रहा था। पारो ने देखा कि कान्हा नई चमचमाती बाइक से उतरा और चाबी को अपनी उंगली में पहने हुए गोल गोल घुमा रहा है। पारो भागती हुई आई और बोली, अरे बेटा तू आ गया, कहते हुए गले से लगा ली। पर आज पारो को वो आभास नहीं हुआ जो पहले होता था। वो इस बात को बखूबी समझ गई थी कि मेरा बेटा लौटा ही नहीं बल्कि ये तो पूरी तरह से सर से लेकर पैर तक बदल गया है। इस पर भी दौलत का रंग चढ़ गया है। पारो ने सबका हाल पूछा और कान्हा से बोली कि बेटा तो बहुत दिनों के बाद वापस आए हो तो रुकोगे ना।
कान्हा, अरे नहीं मम्मी, आपको क्या पता, मेरा एक दिन में लाखों का नुकसान हो जाता है। आपसे क्या ही कहें, कितना ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ मैं। वो तो मेरे पास आज भी समय नहीं था, पर शिव अंकल ने के बार बार कहने से मुझे आना पड़ा। पारो ने धीमी आवाज़ में कहा कि क्या तू किसी और के कहने से आया है? तेरे पास मेरे लिए समय नहीं है? कान्हा, अरे नहीं मम्मी, वो काम का चक्कर था ना, बस इसीलिए। अच्छा ऐसा है कि अब आपको मेरे साथ चलना है, अब तैयार हो जाओ। पारो, कहाँ ले जाएगा मुझे? कान्हा, वहीं अंकल के घर पर, आपको सबने बुलाया है। मम्मी, आपने लाइफ में बहुत ही दुख झेला है, पर अब और नहीं, अब तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। पारो, पर मैं नहीं जा सकती हूँ तेरे साथ। कान्हा, पर क्यों मम्मी? पारो, बस ऐसे ही, मुझे वहाँ नहीं जाना। कान्हा, पर क्यों? ऐसा क्या है यहाँ पर? मैंने जब से होश संभाला है तब से सिर्फ आपको पीसते हुए ही देखा है। सबने अपने अपने तरीके से आपको टॉर्चर ही किया है, पर इसके बाद भी आप इन सबसे दूर क्यों नहीं जाना चाहती हैं? पारो, है कुछ, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस इतना समझ लो। कान्हा, बे यार मम्मी, अब तो आप चलो ना, मैं आपको हर वो खुशी देना चाहता हूँ जिसकी आप हकदार हैं। पारो कुछ भी नहीं बोली, बस चुपचाप सी खड़ी हो कान्हा की बातें सुन रही थी। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।